नमस्कार दोस्तों, अनुकृष्टि जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से तीसरा सेट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर पहले पहला सेट और दूसरा सेट देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। उसमें किस सूची में सूचीबद्ध है? आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय सूची में, या फिर राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या फिर विश्व सूची में। ऐसा कोई सूची नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी कैंसिल गलत हो गया। तो कृषि पर लगने वाला जो कर है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो जो कृषि आय पर लगने वाला जो कर है यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची में संबंधित विषयों पर जो कानून बनाने का, विधि बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। ठीक है, और राज्य सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं, जैसे कृषि, ये तो हो गया कृषि, और इसके अलावा और कौन कौन से, पुलिस, स्थानीय शासन और कानून व्यवस्था, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु मतलब फाइबर ऑफ कॉमर्स। तो किस चरण में पैदा करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा अवस्था में। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाता है। रेशम का जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से प्यूपा से ही होता है। प्यूपा मतलब कोशित अवस्था में होती है। रेशम प्राप्त करने के लिए जो जीवित प्यूपा होता है, जीवित कोशित होता है, उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, और गर्म पानी में उबलने पर प्यूपा क्या होता है, मर जाता है। धागों को कायों पर गर्म पानी में ही खोलकर उतार लिया जाता है। ठीक है, अगर रेशम कीट की जीवन चक्र के बारे में बात करें यहाँ, क्योंकि यहाँ जीवन चक्र का जिक्र हुआ है, तो जीवन चक्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले एग होता है। ठीक है, पहले स्थान पे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लार्वा, और उसके बाद इमेगो, माफ़ करिएगा प्यूपा, उसके बाद इमेगो, क्योंकि इमेगो पूर्ण कीट के रूप में हो जाता है, तो ये लास्ट अवस्था है उसका। ठीक है, मतलब अंडा के बाद डिंभक, और डिंभक के बाद कोशित, और कोशित के बाद पूर्ण कीट। तो ये इसका जीवन चक्र होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? अगर आपने सेट नंबर 1 और 2 किया है तो इसका आंसर देखते ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, आलू और गन्ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मूंगफली शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी की फसल है। ये आपको याद रखना है। क्या है यह? अगर शुष्क प्रदेशों में देखें तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन जो दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत में यह रबी की फसल है। यह देश के कुल कृषि क्षेत्र के 3.6% भाग पर उगाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में कितना होता है? 40%। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश 17.6%। ठीक है, ये 17.6%। और तब उसके बाद तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु में 10% होता है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि अगर आपने पहला दूसरा सेट किया है तो इन सब चीज़ों को आराम से और बहुत अच्छे से समझा गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूंगफली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? जो फसल कटाई परीक्षण है वो किस लिए किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए किया जाता है? उपज का अनुमान लगाने के लिए। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत खरीफ की जो फसल होती है जैसे कपास, बाजरा, धान, मक्का, ये सभी 4 फसल जो ये हैं
एक कटाई के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, और उनकी औसत पैदावार इसी के अंतर्गत निकाली जाती है। तो इसीलिए फसल कटाई जो परीक्षण है वो उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। ये सतही है, सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत में कुल सिंचाई लगभग 88 से लेके 92% ये सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुएं और नलकूप जो हैं, इसमें भारत में सिंचाई के जो स्रोत हैं इनमें लगभग 55 से लेके 58% तक सिंचाई की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा नहरों द्वारा लगभग 6.7% सिंचाई की जाती है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि भारत की कृषि मुख्य रूप से जलवायु पर आधारित है, अतः वर्षा का जल सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? एक किसकी उन्नत एक किस्म है? टमाटर की। किसकी है? टमाटर की। ऑप्शन नंबर बी। पूसा रूबी भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित टमाटर की एक उन्नत किस्म है। टमाटर की फसल जो है पाला नहीं सह पाती है, ठीक है, क्योंकि ये 21 से लेकर 24 अंश सेल्सियस के ताप पर टमाटर जो होता है लाल होने की सबसे मतलब अच्छा विकसित माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जब पाला पड़ने लगता है तो ये सहन नहीं कर पाता है और टमाटर नुकसान हो जाता है, ठीक। पूसा रूबी के अलावा अगर टमाटर की अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा 120 और शीतल पूसा, गौरव, अर्का सौरभ और सोनाली, ये सभी उन्नत किस्म के अंतर्गत आते हैं। तो इन किस्मों को भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टमाटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक संख्या में है या सबसे अधिक संख्या में है? तो ये किसकी है? चीनी की, क्योंकि चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हालांकि इसके बारे में हमने पहले सेट में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर आप रबी, खरीफ या इन सब जायद इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो पहला सेट आप देख लीजिएगा। हालांकि फिर भी चलिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खरीफ का मौसम। देखिए ध्यान से सुनिए, जो जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक होता है वो खरीफ का फसल होता है ना। जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक खरीफ का फसल होता है। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, इसके अलावा तंबाकू, अरहर, ये सब किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो ये जून जुलाई से लेके कहाँ तक? अक्टूबर तक। उसके बाद अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल मई तक ना, अप्रैल मई तक रबी की फसल चलती है। तो रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, अलसी, ये सब रबी की फसल हैं। तो अक्टूबर से अप्रैल मई तक चलती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जायद। जायद में इसे क्या कहते हैं? ग्रीष्मकाल की फसल भी कहते हैं। इसमें जैसे खरबूज, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये सब आते हैं। तो ये देखिए जो जायद की फसल होता है वो मार्च तक बोया जाता है और जून तक क्या होता है? काट लिया जाता है। तो इस तरह से हमने मौसम के जो फसल का वर्गीकरण था मौसम के हिसाब से किया, ऋतुओं के अनुसार। तो इस तरह से हमने देखा कि जो खरीफ का फसल है वो हमने कब बोया? जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक। यहाँ पे कहा गया है कि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, तो इस हिसाब से खरीफ का मौसम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जूट के पहले स्थान उत्पादन में पश्चिम बंगाल ही है और चीनी में उत्तर प्रदेश है, काफ़ी में कर्नाटक है, लेकिन तिलहन में गुजरात नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है?
उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी पहला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि चीनी उद्योग सब पहले स्थान पे है और उसके बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादन भी है, तो इस तरह से गन्ना प्रमुख व्यावसायिक फसल हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? ठीक है, तो किसके द्वारा है? देखिए, भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल नामक एक आईटीसी के द्वारा शुरू की गई एक क्या है? पहल है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सोयाबीन कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करना। ठीक है, जो सोयाबीन कृषि होता है उसको व्यावसायिक रूप प्रदान करना, और इस प्रोग्राम के द्वारा किसान कृषि उत्पादन संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका प्रथम उत्पादन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो क्यों कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्यमुखी की खेती के लिए रेंगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये क्यों? देखिए, ये जो मिट्टी होता है इसका निर्माण कैसे होता है? वो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जो लावा और राख निकलते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, भारत में गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सभी क्षेत्रों में यह मिट्टी जो होता है रेंगुर मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ हमने बताया? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। इसलिए सूर्यमुखी की खेती जो होता है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। ठीक है, और इसी रेंगुर मिट्टी में ही कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त रेंगुर मिट्टी कपास के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा भारत में क्षेत्र है जहां पर धान की खेती के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? तो ये किस मौसम कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी है। वहीं पर धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं। वहीं पर मासिनराम स्थित है और मासिनराम जो है वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश। ये तो आप देखते हैं, इसका तुरंत आंसर लगा दिए होंगे क्योंकि यह प्रश्न हमने करवा दिया है। तो यह प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत। केले के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, और भारत के बाद चीन है और उसके बाद फिलीपींस है और उसके बाद देखें तो इक्वाडोर है, ये सभी देश हैं। ठीक है, भारत विश्व में जो उत्पादित केला होता है उसका 23% अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, उसका 23% अकेले उत्पादन करता है। और भारत में राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भारत, सी। अगला प्रश्न है, फसल चक्र से क्या आशय है? फसल चक्र का मतलब क्या होता है? ये सिंपल सा है। और देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन है, एक से अधिक फसल एक बार में पैदा करना। एक खेत में खेती करने के बाद दूसरे खेत में खेती करना। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों को एक क्रम में लगाना, या तो फिर नकदी एवं खाद्य फसलों को बारी बारी से उगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? यही ऑप्शन नंबर सी। फसल चक्र का मतलब होता है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों को एक क्रमवार लगाना। ठीक है, ये लगाना है, क्रमवार लगाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? या
ऑप्शन नंबर ए तने से। तना से हल्दी प्राप्त होता है। देखिए तना जो होता है भूमिगत तना, अगर बात करें जैसे कंद हो गया, घनकंद हो गया, सल्क कंद हो गया, प्रकंद हो गया, ये सब चीज़ें जो है भूमिगत तने के अंतर्गत आती हैं। और जैसे कंद की बात करें तो कंद के अंतर्गत आलू ये सब हो गया। घनकंद की बात करें तो घनकंद में से बंडा हो गया, केसर हो गया। हालांकि ये सभी चीज़ें तना ही हैं, ये तना के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जैसे कि कंद क्या है, तना है, भूमिगत तना है। घनकंद भूमिगत तना है, सल्ककंद भूमिगत तना है, प्रकंद भूमिगत तना है। लेकिन तना के अंतर्गत न पूछते हुए अगर एग्जाम में पूछ दे बंडा या केसर क्या है निम्न में से, जैसे कंद ऑप्शन दे दे कंद, घनकंद, सल्ककंद या प्रकंद, तब आप फंस जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर तना ना पूछ के अगर यहीं हल्दी जो पूछा है, हल्दी अगर ये यहाँ पे ये ना पूछा होता किससे प्राप्त होती है, अगर यहाँ पे तना फल जड़ ना होता, इसके जगह कंद, घनकंद, सल्ककंद या प्रकंद दिया होता 4 ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता प्रकंद, क्योंकि जो प्रकंद के अंतर्गत से हल्दी, अदरक ये सभी चीज़ें आती हैं। सल्ककंद के अंतर्गत जैसे प्याज, ये सल्ककंद होता है प्याज, और घनकंद के अंदर बंडा, केसर, और कंद जो होता है वो आलू होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हल्दी एक तना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योजना आयोग का कथन है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ। अगला प्रश्न है भारत के राज्य में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? कुल मिलाकर यह प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, अब ये बात करें कि जैसे कि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि भारत के मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ही जूट की खेती की जाती है। और जूट फसल उत्पादन का सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार। ठीक है, तो सर्वाधिक खेती अगर मतलब पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पे बिहार है। ठीक है, और उसके बाद असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय ये सब आता है, और इन सब क्षेत्रों में इसकी खेती भी की जाती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहला दूसरा सेट किया होगा तो ये इसके बारे में हमने बताया है। तो आपसे अगर आपने पहला दूसरा सेट नहीं देखा है तो आप इस सेट को सॉल्व करने से पहले पहला सेट और दूसरा सेट कर लीजिए, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर किया होगा तो इसका आंसर तो आप ज़रूर से ज़रूर लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी नकदी फसल नहीं है, ज्वार। ठीक है, अगर ये नकदी फसल नहीं है तो कौन सा फसल है? ये चारे की फसल है। ज्वार जो होता है वो चारे फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए किसानों द्वारा बेचा जाता है, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू, रेशेदार फसलें हो गई, और कपास हो गया, मेस्टा हो गया, तो ये सभी चीज़ें, तिलहन हो गया, तो ये सब चीज़ें नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नकदी फसलों के अंतर्गत का मतलब आप समझे जिन्हें व्यापारिक चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके, जिन्हें किसान बेच सके आमदनी के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्वार। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है अमरूद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बरेली और प्रयागराज। बरेली और प्रयागराज, ये मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज, ये दोनों अमरूद उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक है? ये भी आपको हमने एक प्रश्न करवाया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए जो भी ये प्रश्न हो रहा है सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर सब सारे के सारे प्रश्नों को देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आ जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? भारत में वनों और वृक्षों से
जो घिरे हुए आच्छादित कुल क्षेत्रफल है वो हैं 80, 20, 88 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने हैं। और ये भारत की बात बताएं हम कि भारत में इतने वन से घिरे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, 8,02,088 किलोमीटर स्क्वायर। और भौगोलिक क्षेत्रफल से देखें, जो देखिए ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.39% है। ठीक, अब अगर भारत में वनों के सर्वाधिक क्षेत्र देखें तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 77,414। ठीक है, वहाँ पे 77,414 किलोमीटर स्क्वायर भूभाग जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर कोई नहीं सही होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, और हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन को हटा के मध्य प्रदेश कर लेंगे। मान लीजिए इसको हटा के मध्य प्रदेश कर देते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश करने पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें, अगर दूसरे स्थान पे कभी बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आता है। ये आप याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, क्योंकि पहले जैसे मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ चुका है, मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं वनों के क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। तो दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आता है, इसलिए इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें डाउट नहीं होना है आपको। ठीक है, ये मध्य प्रदेश होगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन। ये प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के पूसा संस्थान में 13 से 16 नवंबर 2019 तक किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के विषय से संबंधित सभी पहलुओं से जुड़े भागीदारों को एक मंच पर एकत्रित होकर ये जो एग्रोकेमिकल्स पर देश की स्थिति का अवलोकन करना और भविष्य की योजनाओं के लिए एक लेखा जोखा तैयार करना, एक बिल तैयार करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का मकसद यही था। तो ये कहाँ किया गया, इसका आयोजन दिल्ली में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली में किया गया और पूसा संस्थान में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब से कब किया गया, 13 नवंबर से 16 नवंबर तक। ठीक है, 13 नवंबर से 16 नवंबर तक। तो आज से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने उसको कवर कर लिया है। आज से फिर 25 प्रश्न कवर हो गए। तो सेट नंबर 3 से जितने भी प्रश्न हुए सब के सब एग्जाम में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट हो, क्लियर हो ना हुआ हो तो उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आप कमेंट भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें। अगर आप पहली बार हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जितना भी सेट पड़े, जितना भी वीडियो पड़े, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।